नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने बल तथा दाब के बहुत सारे विशेषताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि बल क्या है। बल में परिमाण और दिशा होती है। इसकी एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। फिर हमने पढ़ा दाब क्या है, उस पर बल का क्या प्रभाव होता है, और ये भी पढ़ा कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। तो बेटा, पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरी हुई है, ये तो सबको पता ही है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर का वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चतुर्दिक कुछ ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है, वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंग्रेजी में कहते हैं। अब वायु दाब के प्रभाव के बारे में हम पढ़ते हैं। वायु दाब के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, जो एक एक्टिविटी आपके पुस्तक में दी हुई है। उसको देखते हुए, उस चित्र को देखते हुए हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, ये देख सकते हो आप चित्र 11.5 पे। आप देखोगे कि इस चित्र में क्या दिया हुआ है। पतले टिन का एक डिब्बा, ये देख रहे हो आप लोग, ये पतले टिन का एक डिब्बा है, और इसके चौथाई ऊंचाई तक पानी को आपने भरना है। चौथाई ऊंचाई तक पानी को आपने भरना है कुछ देर तक गर्म करके, जिससे इसको जो है क्या करना है, आपने स्टोव के ऊपर रखकर थोड़ी देर जो है गर्म करना है। तो थोड़ी देर गर्म करने पर अंदर की जो वायु है भाप के साथ बाहर निकल जानी चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हो, यहां से भाप ऐसे निकल रहा है, भाप निकल रहा है। अब डिब्बा बंद करके उसके ऊपर क्या करो, इस डिब्बे को बंद कर दो। और क्या करना है हमने, अब इस डिब्बे को बंद करके उसके ऊपर से ठंडा पानी डालना है। ये टोटी है और ये जो पाइप है, इससे आप क्या करोगे, ठंडे जल को इसके ऊपर से डालना है। तो हम क्या पाएंगे, क्या देखेंगे हम लोग? डिब्बा चारों ओर से पिचक जाता है। जब इस तरह से, जिसके अंदर बहुत ही गर्म पानी है, डिब्बे को हमने बंद कर रखा है, इसके ऊपर से हमने ठंडा जल डाला हुआ है। जैसे ही ठंडा जल इसके ऊपर पड़ने लगता है, डिब्बा पिचकने लगता है, या डिब्बे के चारों ओर पिचक जाता है, क्योंकि डिब्बे के अंदर की वायु गर्म करने से बाहर निकल जाती है और उसके स्थान जलवाष्प ले लेती है। क्यों होता है ऐसे? इसलिए होता है क्योंकि डिब्बे के अंदर की वायु गर्म करने से बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जलवाष्प ले लेती है।
डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाता है और डिब्बे के अंदर वायु दाब जो है वो कम हो जाता है। डिब्बे के अंदर वायु दाब कम हो जाता है। बाहर की वायु सभी दिशाओं से डिब्बे पर अपेक्षाकृत अधिक दाब जो है वो डालती है, जिससे डब्बा जो है पिचक जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी कि डिब्बे के चारों ओर पिचकने का, डिब्बे का जो चारों ओर है या जो डिब्बा है वो चारों ओर पिचकने का कारण ये है, क्या कारण है? क्योंकि डिब्बे के अंदर की जो वायु है वो गर्म करने से बाहर निकल जाती है और उसका स्थान क्या ले लेती है? जलवाष्प जो है वो ले लेती है। जलवाष्प उसके स्थान पर आ जाता है। डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प जो है पानी में बदल जाती है और डिब्बे के अंदर वायु दाब कम हो जाता है। बाहर की वायु सभी दिशाओं से डिब्बे पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव डालती है या दाब डालती है, जिससे डिब्बा पिचक जाता है। अब वायु दाब का मापन हम कैसे करते हैं? वायु दाब का मापन किस प्रकार से किया जाता है? वायु दाब का मापन किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, क्या कहा? किसी सतह के, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, पर लगने वाले वायुमंडल, वायुमंडल की वायु, वायुमंडल की वायु के भार से, के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखो यहां पर ये देखिए, वायु दाब, वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार, वायु स्तंभ का भार। ये हम न्यूटन में लिखते हैं। न्यूटन। वायु स्तंभ का भार बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इसको हम वर्ग मीटर में लिखते हैं। वर्ग मीटर में। ठीक है। तो वायु दाब बराबर, ये देखिए, वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार जो न्यूटन में लिखते हैं बटे क्षेत्रफल जो वर्ग मीटर में लिखते हैं। चलिए अब हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। तो वायु दाब का मापन हम कैसे करते हैं? वो क्या है वायु दाब का मापन? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जा सकता है। वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार बटे क्षेत्रफल। अब हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। ध्यान से देखिए। आपने क्या करना है? सॉरी,
ये देखिए इस चित्र को, जो आपके पुस्तक में पेज नंबर 108 पे दिया हुआ है, 11.6। अब ये देखिए आराम से, इस चित्र को ध्यान से आप देखिए। इसमें देखो बेटा क्या करना है, हमने क्या किया हुआ है। 1 मीटर नली, सॉरी 1 मीटर लंबी कांच की नली हमने लेना है। क्या लेना है? 1 मीटर लंबी कांच की नली आपने लेना है। ठीक है। और इसका एक सिरा बंद हो, जिसका एक सिरा जो है बंद हो। फिर क्या करना है? इसे पारे से पूरा भर लेना है। क्या करना है? पारे से पूरा भर लेना है आपने। पारा एक तरल चमकदार धातु है जो ऊष्मा पाकर फैलता है। पारा क्या है? पारा एक चमकदार धातु है जो ऊष्मा पाकर फैल जाता है। अब पारे से भरी नली को उल्टा करना है आपने। क्या करना है बेटा? आपने इसको उल्टा करके रखना है। उल्टा कर उसे पारे से भरे नांद में उल्टा खड़ा कर। यहां पर एक नांद रखा हुआ है पारे से भरा हुआ, इसके ऊपर आपने क्या करना है? इस पारे से भरी हुई नली को उल्टा रखना है। किसके ऊपर? पारे से भरे नांद में जो है उल्टा खड़ा करना है। और क्या होता है जरा देखते हैं। पारे का जो तल नीचे गिरने लगता है। पारे का तल नीचे गिरने लगता है। पारे का तल नीचे गिरने लगता है और लगभग लगभग 76 लगभग 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? 76 सेंटीमीटर की दूरी पर, या सेंटीमीटर का जो स्तंभ है ये जो है, इसकी ऊंचाई पर ये स्थिर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब पारे के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अतः पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में, पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करते हैं। इसे साधारण वायुदाब मापी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साधारण वायुदाब मापी कहते हैं। वायुदाब कम होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। वायुदाब अधिक होने पर नली में पारे की स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो क्रियाकलाप है, इसको कभी भी क्या नहीं करने चाहिए? जो है अकेले में नहीं करना चाहिए। अध्यापिका की सहायता से ही आप ये कर सकते हो, क्योंकि पारे का जो वाष्प होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, और इस क्रियाकलाप को हम शिक्षक की देखरेख में ही कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको? चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रामाणिक वायुदाब। क्या पढ़ेंगे? प्रामाणिक प्रामाणिक वायुदाब। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब कैसे होता है?
76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान कितना होता है? इसका मान 1.013 इंटू 10⁻³ न्यूटन 3 न्यूटन पर मीटर होता है। कितना होता है? 1.013 इंटू 1, दैट मीन्स 10⁻³ न्यूटन पर मीटर होता है। इसे प्रामाणिक वायुदाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रामाणिक वायुदाब कहा जाता है। अब वायुदाब का मापन कैसे किया जाता है, जरा देखते हैं हम लोग। वायुदाब का मापन कैसे किया जाता है, यह है हमारा अगला टॉपिक। निर्द्रव दाब मापी, जिसे हम एनेरॉयड बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्द्रव दाब मापी या एनेरॉयड बैरोमीटर। वायुदाब निर्द्रव दाब मापी से भी ज्ञात करते हैं। अब इसका चित्र हम जरा आपको दिखा देते हैं। ये क्या चीज होती है जिसे हम एनेरॉयड बैरोमीटर कहते हैं? ये आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर, जिसे हम निर्द्रव दाबमापी कहते हैं। ये देखिए, ये चित्र पर दिखाई दे रहा है। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है। गोलाकार धातु का डिब्बा होता है, जिसके ऊपर की जो सतह होती है वो ढक्कन पतली, यानी कि जो उसकी ढक्कन होती है वो पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होते हैं। कैसा होता है इसका जो ढक्कन होता है या ऊपरी सतह, कैसा होता है? पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होते हैं। अब डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। क्या किया जाता है? इस डिब्बे के अंदर की जो हवा है वो निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है। क्या हो जाता है? ऊपरी जो सतह है इसकी वो अंदर की तरफ दब जाती है, और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है। ठीक है, अंदर लगी कमानी जो है वो दब जाती है या ऊपर उठ जाती है, जिससे लगे लीवर। यहाँ पर एक लीवर लगा होता है इसका, ये देख सकते हो आप लोग। ये धातु का डिब्बा है, ये कमानी है, ये देख सकते हो कमानी। ठीक है, ये कमानी जो है ये दब जाती है, ये ऊपर उठ जाती है, और इससे लगे जो लीवर है, ये जो है लीवर आप देख रहे हो यहाँ पर, इससे लगे लीवर से एक संकेतक, यानी कि ये देख सकते हो आप लोग, संकेतक, पॉइंटर कहते हैं हम लोग उसको। ये संकेतक जुड़ा होता है इसे, इस लीवर से एक संकेतक जुड़ा होता है जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक देते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, पैमाने पर, यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, देख रहे हो आप लोग। तो जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक या रीडिंग देते हैं। अब जो निर्द्रव दाबमापी घड़ी की आकृति का होता है, आप देख सकते हो चित्र में, ये घड़ी के आकृति का होता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या नहीं किया जाता? द्रव का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः इसे सरलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है,
यानी कि घड़ी की आकृति की होती है, हमने कहा आपसे। और क्या होता है, इसमें कोई द्रव का प्रयोग नहीं होता और इसे सरलता पूर्वक एक स्थल से दूसरे स्थल तक हम आसानी से ले जा सकते हैं। ओके, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो ये तो थी निर्द्रव दाबमापी या एनेरॉइड बैरोमीटर। अब स्थान के सापेक्ष वायुदाब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? स्थान के सापेक्ष वायुदाब में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्थान के सापेक्ष वायुदाब में परिवर्तन। वायुदाब में परिवर्तन। वायुमंडलीय दाब अथवा वायुदाब विभिन्न वायुदाब मापियों द्वारा मापी जा सकती है। अलग अलग स्थानों पर वायुदाब का मान अलग अलग होता है। अलग अलग स्थानों पर वायुदाब का मान अलग अलग होता है। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाता है। अतः स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायुदाब बदलता है और इस कारण किसी स्थान का वायुदाब ज्ञात करके उसकी समुद्र तल से ऊंचाई हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या किसी अन्य कारण से भी यह वायुदाब बदलता है? एक निर्द्रव द्रव्यमापी से प्रातः प्रातः 8 बजे 8 बजे और साय 5 बजे 5 बजे का एक ही स्थान का दाब। हम क्या करेंगे, एक जो है निर्द्रव दाब मापी, निर्द्रव द्रव मापी की का उपयोग करते हुए प्रातः 8 बजे और साय 5 बजे क्या करेंगे, एक ही स्थान का दाब लेंगे। अलग अलग स्थानों का नहीं, एक ही स्थान का दाब हम लेंगे, लेकिन समय डिफरेंट है, प्रातः 8 बजे और साय 5 बजे। क्या दोनों पाठ्यांक एक होंगे? 8 बजे का और साय 5 बजे, साय जो है 5 बजे का। इसमें पाठ्यांक जो है इसमें अंतर हो सकता है। किसी स्थान पर वायुदाब थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है। ऐसा स्थानीय वायुमंडल की परिस्थितियों में बदलाव के कारण होता है, यानी कि थोड़ी बहुत जो है इनमें डिफरेंस आते रहते हैं। एक ही जगह है लेकिन समय अलग अलग है। हम क्या कर रहे हैं, निर्द्रव दाब मापी से हम लोग इसका मापन कर रहे हैं। तो ऐसे करते समय हम देखेंगे कि किसी स्थान पर जो ये जैसे कि ये स्थान है, यहाँ पर वायुदाब में थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। वायुदाब जो है थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है। ऐसा क्यों होता है? स्थानीय वायुमंडल की परिस्थितियों में बदलाव के कारण ये डिफरेंस यहाँ पर आता है। अब वायुदाब के उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? वायुदाब का जो उपयोग है वो हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, जरा देखते हैं। वायुदाब का उपयोग, वायुदाब का उपयोग कहाँ पर होता है? ये जल पंप, जल पंप में, साइकिल पंप में, साइकिल
पंप में, फुटबॉल पंप में आदि की जो कार्य विधि है, इन सभी की जो कार्य विधि है, इनमें वायु दाब का प्रयोग होता है। या ये सब, इन सब की जो जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप, इन सब की कार्य विधियों में वायु दाब जो है, कार्य विधि जो है वायु दाब पर ही आधारित होती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जल पंप के बारे में। किसके बारे में? जल पंप के बारे में। तो इसके लिए हम एक चित्र का सहारा लेंगे, एक चित्र की सहायता से हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ये देखिए, जल पंप का चित्र आपको दिख रहा है यहां पर। अब यहां पर क्या है? जल पंप की संरचना। ठीक है, तो ये देखो आप, पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर, ये देखो आप लोग, ये देख सकते हो, हैंडल है, ये हत्था बोलते हैं हम उसको। इस पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर पिस्टन जो है वो नीचे आ जाता है। यह देख रहे हो आप लोग, पिस्टन यहां पर है ना। पिस्टन जैसे ही ये ऊपर उठता है, पिस्टन क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। पिस्टन नीचे आ जाता है। पिस्टन का वाल्व खुल जाता है। क्या हो जाता है इसका वाल्व? ये देखो, ये वाल्व आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका वाल्व जो है वो, यानी कि वह एक लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, पहला वाला वाल्व, ये खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। क्या हो जाता है? वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। तथा वायुदाब के कारण पंप की नली का वाल्व जो वह दो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, है ना, ये क्या है? ये जैसे ही वायु बाहर निकल जाती है, वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व W2, है ना, W2 लिखा हुआ है यहाँ पर, W2 जो है वो बंद हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बंद हो गया, यहाँ पर खुल गया, है ना। पंप के हैंडल को नीचे करने पर, अब क्या करेंगे? पंप के हैंडल को हम लोग नीचे कर देंगे, इस तरह से नीचे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन जो है वो ऊपर उठ जाएगा। आप देख सकते हो, ये ऊपर को उठ गया, है ना। पिस्टन जो है इसका वो ऊपर उठता है। पिस्टन के नीचे वायु दाब कम होने के कारण वाल्व एक बंद हो जाता है और वाल्व दूसरा खुल जाता है ना। पहला वाल्व बंद हो जाता है और दूसरा वाल्व जो है खुल जाता है। फलस्वरूप जल बेलन के अंदर चढ़ जाता है। यहां पर देखो, ये देखो यहां पर, इसके अंदर जो है चढ़ जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर, पुनः हम लोग अगर उसको हैंडल को ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर आ जाता है। जल का दाब बढ़ने के कारण वाल्व खुल जाता है, पहला वाला वाल्व खुल जाता है, वाल्व 2 बंद हो जाता है और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है। देखो भर गया यहां पर, है ना, जल जो है पिस्टन के ऊपर तक भर गया। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है और जल दाब के कारण वाल्व एक बंद हो जाता है। फलस्वरूप जो है जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। आप देख सकते हो, टोटी से इस तरह से जल बाहर निकल रहा है। इस समय वाल्व 2 खुल जाता है और पंप के अंदर जल जो है जल के नीचे से आकर भरने लगता है। तो इस प्रकार जो है पंप में के जो हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलता रहता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? ये वायुदाब का ये जो इसमें इसकी जो विधि है, यानी कि जो जल पंप की जो कार्य विधि है वो किस पर आधारित है? वायुदाब के जो है प्रिंसिपल पर, यानी कि इसकी जो कार्य विधि है ये वायुदाब पर आधारित है। दूसरा हमने बात किया फुटबॉल पंप। फुटबॉल पंप में क्या होता है कि इसमें भी फुटबॉल पंप, अभी हम दिखाते हैं आपको। फुटबॉल पंप में क्या होता है, ये देखो फुटबॉल पंप दिख रहा है आपको, यहां पर देख रहे हो ना आप लोग। तो फुटबॉल पंप द्वारा, आपको पता है, फुटबॉल में हवा भरते समय ब्लैडर में लगी पतली नली पर पंप का निचला सिरा कस कर लगा देते हैं, है ना।
ऐसे क्या करते हैं ना आप लोग, जब साइकिल सब पंचर हो जाती है तो इसी तरह से करते हो। जब पिस्टन को बाहर की ओर खींचते हैं तो चमड़े का वॉशर सिकुड़ जाता है। चमड़े का जो वॉशर है ये देखो, ये क्या हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है और बाहर की वायु वॉशर को दबाकर बेलन के अंदर भर जाती है, भर देती है। इस समय गोली रूपी वाल्व नली के ऊपर मुंह को जो है वो बंद कर देती है। ठीक है। और पिस्टन को नीचे दबाते ही, ये देखो पिस्टन को नीचे दबाते ही है तो क्या होता है, तो चमड़े का वॉशर पंप के अंदर वायुदाब बढ़ने के कारण फैल जाता है तथा बेलन की दीवार से सट जाती है। क्या हो जाता है, बेलन की दीवार से ये सट जाती है। बेलन के अंदर वायुदाब बढ़ने के कारण नली में गोली अपने स्थान से हट जाती है। क्या हो जाता है, ये जो गोली है ये अपने स्थान से हट जाती है और वायु ब्लैडर में पहुंच जाता है। क्या होता है, वायु जो है वो ब्लैडर में पहुंच जाता है। हत्थे को कई बार ऊपर नीचे करने से ब्लैडर में वायु भर जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। और इसी प्रकार जो है साइकिल पंप का भी कार्य किससे चलता है, कौन से कार्य विधि से चलता है, ये भी जो है वायु दाब के कारण ही होता है। अब हम पढ़ेंगे घनत्व के बारे में। इसके बारे में, घनत्व के बारे में कि घनत्व क्या है। घनत्व यानी डेंसिटी कहते हैं हम उसको अंग्रेजी में। देखते हैं घनत्व क्या है। घनत्व, इसकी परिभाषा, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को, क्या है, किसी किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन, तथा आयतन तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का, उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। तो क्या है घनत्व, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब घनत्व को कैसे लिखा जाता है, देखो, घनत्व घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व यानी डेंसिटी, D इज इक्वल टू M, द्रव्यमान मास है ना, M और V। ठीक है, V से डिनोट करते हैं घनत्व को, D से, द्रव्यमान को M से और आयतन को हम V से व्यक्त करते हैं। घनत्व का जो मात्रक है वो क्या है, वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आ गई बेटा। जल का जो घनत्व होता है ना, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है।
पारे का घनत्व कितना होता है? पारे का घनत्व जो होता है 13,600 13,600 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आई सबको? घनत्व का कैसे निकाला जा सकता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व यानी D बराबर द्रव्यमान M बटे आयतन V। और इसका जो है मात्रक हम किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और पारे का जो क्या बोलते हैं घनत्व है वो 13,600 मीटर स्क्वायर होता है। तो आज की कक्षा में इतनी बातें ही करेंगे। अगली क्लास में हम उत्प्लवन के बारे में बात करेंगे या उस बल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसे अपथ्रस्ट कहते हैं। और अगले क्लास में मिलने तक अभी जो पढ़ाया वो सारी बातों को आप अच्छी तरह से पढ़कर आएंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।